हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम कॉस्टिंग से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है और उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से बेस बना के हम क्वेश्चंस को, कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वीडियो सीरीज बना रहे हैं, हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट्स के काम की चीज़ है या टीवाई बीकॉम के, वो एफवाई बीकॉम में हो। क्योंकि क्या होता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम में आपको कॉस्टिंग आया है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि टीवाई बीकॉम में कॉस्टिंग हो, एफवाई में भी हो सकता है, एसवाई में भी कॉस्टिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया हो सकता है। ठीक है, या आप सीएस के स्टूडेंट हो, सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है तो ये लेक्चर सीरीज़ कॉस्टिंग की आपको यूज़फुल होगी। आप पूरी लेक्चर सीरीज़ देखिए, इंशाअल्लाह आपको कॉस्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आने लगेंगे। और फिर भी कुछ आपको डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी या मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं अब हमारे टॉपिक की तरफ, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा हम लोग को खर्चा करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं ये मार्कर का लूँगा, तो ये मार्कर बनाने के लिए कितने पैसे मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब उसका बनाने का कॉस्ट निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि सर इस कॉस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कॉस्टिंग जो है फाइनेंस से थोड़ा अलग है। फाइनेंस के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थी, इसलिए कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ी हम लोग को। अब कुछ कमियां पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इनोवेटिव सब्जेक्ट है। फाइनेंस की तरह नहीं है। फाइनेंस तो आप F11 एफआई जैसी से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कॉस्टिंग और फाइनेंस में बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है मैं आपको अभी बता दूंगा, जब उसका मैं आप लोग को डिफरेंस या लिमिटेशन बताऊंगा कि फाइनेंस की किस कमियों की वजह से कॉस्टिंग आया या कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो फाइनेंस में क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को याद करते हैं और उसके हिसाब से पोस्टिंग करते हैं, लेकिन कॉस्टिंग ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में आप अपना फॉर्मेट खुद से बना सकते हो, अलग से डिज़ाइन कर सकते हो उसको, मैथमेटिक्स की तरह है, या आप अपना कोई मेथड से अलग तरीके से उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ये इनोवेटिव है। दोनों में डिफरेंस, और एक बड़ा डिफरेंस है कि कॉस्ट जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, मतलब जो कॉस्ट, जो खर्चा हो गया है, जो चीज़ें हो गई उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लेकिन कॉस्टिंग जो चीज़ें हो गई उसको भी रिकॉर्ड करता है और फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है उसको भी रिकॉर्ड करके आपको प्रोजेक्शन करके देता है। ठीक है, एस्टिमेशन करके देता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो कॉस्टिंग में अलग अलग हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कॉस्टिंग में पढ़ना है। ठीक है, वो आप जब कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो आप लोग को समझते जाएगा। अब आते हैं फाइनेंस के लिमिटेशन और कॉस्टिंग की ज़रूरत पे, कि कॉस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। फाइनेंस के कुछ लिमिटेशन थे इसलिए कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ी। पहला, सब में इम्पॉर्टेंट, कि हम लोग फाइनेंस में आइटम वाइज कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बता सकते हैं, या एक प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं बता सकते हैं। जैसे फाइनेंस में क्या होता है कि हम लोग साल के एंड पे नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट तो पता चलेगा लेकिन पूरी कंपनी का पता चलेगा। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर आइटम का भी, एक पर्टिकुलर पेन का भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना है आपको, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का निकाल सकते हो। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एग्जांपल में एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, अलग अलग बड़े बड़े ब्रिजेस बनाता हूँ, तो मुझे ये ब्रिज पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये ब्रिज पे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो पर्टिकुलर अलग अलग का भी निकाल सकते हैं कॉस्टिंग के ज़रिए। ठीक है, फाइनेंस में ऐसा हम लोग को फैसिलिटी नहीं है। तो और भी है,
हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्टिंग के जरिए कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंस में कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो हो गया, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में हम लोग आने वाले कॉस्ट को भी एंटीसिपेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये खर्चा हो सकता है, हम लोग तो उसको फिर कंट्रोल करते हैं। आगे के वीडियो के आगे के पार्ट में भी कॉस्ट कंट्रोल पर बात करूँगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग की मदद से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन फ्यूचर में क्या हम लोग को करना है उसके डिसीजन हम लोग ले पाते हैं। फाइनेंस के हिसाब से नहीं ले पाते हैं, छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से बड़े बड़े डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते कि किस प्रोडक्ट को बनाना है, किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, किस प्रोडक्ट को नहीं चलाना है, या उस पर उसका प्राइस बढ़ाना है। वो सब फाइनेंस के जरिए हम लोग नहीं कर सकते, वो किसके जरिए कर सकते हैं, कॉस्टिंग के जरिए कर सकते हैं। तो ये थे हम लोग के कुछ फाइनेंस के लिमिटेशन जिसकी वजह से हम लोग को कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब आते हैं हम कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव पे कि कॉस्टिंग हम लोग करते क्यों हैं, हम कॉस्टिंग करते क्यों हैं। तो मेनली उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। मेनली कितने ऑब्जेक्टिव हैं उसके? दो हैं। एक है पहला आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। और सेकंड है कॉस्ट कंट्रोल बोल सकते हो आप, या कॉस्ट रिडक्शन बोल सकते हो। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस आगे चल के समझाऊंगा मैं, आप अभी फिलहाल उसको एक ही समझ के रखिए, आगे मैं बताऊंगा। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कॉस्टिंग का मेन मकसद, मेनली दो ही उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कॉस्ट को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, और कॉस्ट को कंट्रोल करना या उसको रिड्यूस करना। ये मेनली कॉस्टिंग के दो मकसद हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल लूँगा ताकि आप लोग को समझ जाए कि कॉस्टिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है या किस तरह से हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात करता हूँ मैं आपके लिए कॉस्ट की। क्या बात करता हूँ? कॉस्ट की। तो कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग बेसिस है। अलग अलग बेसिस पे हम लोग को कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, फंक्शन की बेसिस पे, उसके बिहेवियर के बेसिस पे, अलग अलग चीज़ों पे। लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको आपको एलिमेंट के बेस पे बता रहा हूँ। वो सब एक ही चीज़ है, खाली घूम फिर के यहाँ वहाँ से चीज़ें आती है, वो आप लोग को समझ जाएगा आगे चल के। देखिए, सब में पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि कॉस्ट को क्लासीफाई करने का एक तरीका मैं एलिमेंट वाइज बता रहा हूँ। पहला ये है कि कॉस्ट में मेनली, जैसे अभी ये मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल लिया, तो इस मार्कर में मेनली क्या होगा? सब में पहले क्या लगेगा? मटेरियल। प्लास्टिक लगेगी, अंदर फोम लगेगा, इंक लगेगी, बराबर ना। तो मेनली क्या रहेगा? मटेरियल। सेकंड क्या लगेगा हम लोग को? लेबर। लेबर मतलब उसके मजदूर, वर्कर, उस पर जो काम करेगा उसको वेजेस देना पड़ेगा। थर्ड, अदर एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स भी बोलते हैं। मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ के और जो भी खर्चे होंगे वो सब क्या रहेंगे? हमारे अदर एक्सपेंसेस। मतलब फैक्ट्री का लाइट बिल, वहाँ का रेंट, ठीक है, और इंश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब किस में आएगा? अदर एक्सपेंसेस में। क्लियर है? तो इस मार्कर में मेनली क्या है? मटेरियल है, लेबर लगा होगा और ये लगा, मतलब ये कॉस्ट के पार्ट है हम लोग के, ठीक है। इसी बेस पे हम लोग को टोटल आगे के 4 चैप्टर्स, 4 टॉपिक पढ़ना है। पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल पे, मटेरियल के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर पढ़ेंगे लेबर, लेबर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर पढ़ेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर ओवरहेड्स, उसके भी कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं ताकि आप लोग को समझ जाए कि किस तरह से हम लोग ने कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मटेरियल, इस पेन बनाने के लिए क्या लगेगा? प्लास्टिक लगेगा। तो मैं प्लास्टिक की बात करता हूं। 1 kg प्लास्टिक में 100 मार्कर बनते हैं। कितने बनते हैं? 100 मार्कर बनते हैं। 1 किलो प्लास्टिक लेके आऊंगा मैं तो कितने मार्कर बन जाएंगे? 100 मार्कर बन जाएंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई एक्चुअल समझ मत लेना, ठीक है ना। आगे लेबर, लेबर क्या है? अगर 1 आवर काम करता है लेबर कितना काम करता है? 1 आवर, 1 घंटे काम करता है, तो मुझे वो 10 मार्कर्स बना के देता है। कितने मार्कर बना के देता है?
10 मार्कर्स। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल हम लोग ये 2 के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, 2 के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आएगा कि 1 kg प्लास्टिक कितने का आएगा, तो हम लोग निकाल के, और एक आर में कितनी पगार देते हैं उसको, तो हम लोग वो निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट हो गया, कॉस्ट डिसाइड हो गया। वो पर मार्कर निकालना पड़ेगा हम लोग को डिवाइड करके, वो बात की बात है। फिर हम लोग सीखना है कि कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है। ये हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब हम लोग सोचते हैं या मार्केट में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि 1 kg कोई कंपनी काम करती है तो 1 kg प्लास्टिक में 100 मार्कर बना के लेती है, जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादातर नॉर्मली। और 1 आवर में एक वर्कर कितने पेन मार्कर बना पाता है, 10 मार्कर बना पाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड है। लेकिन हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल। एक्चुअल मतलब हम लोग की कंपनी में एक्चुअल में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, हम लोग 1 kg प्लास्टिक यूज़ कर, जब हमारा सिस्टम चेक करेंगे, हम लोग मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि 1 kg प्लास्टिक में हम लोग कितना मार्कर बना रहे हैं, 95 मार्कर्स बना रहे हैं। कितने बना रहे, 95 मार्कर्स। और 1 आवर में एक वर्कर हमारे कितने मार्कर बना के देता है, हम लोग को 11 मार्कर्स बना के देता है। देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इतना हो रहा है क्या, नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 1 kg प्लास्टिक में मार्कर कितने बनने चाहिए थे, 100, इसने कितने बनाया, सिर्फ 95, 100 के बदले 95, मतलब 5 मार्कर क्या हो गए हमारे, कम हो गए। लेकिन अगर हम लोग उसके लेबर की बात करें तो 1 आवर में कितने मार्कर बना के दे रहा है, वो मुझे 11 मार्कर बना के दे रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे मटेरियल के मामले में तो हम लोग को लॉस हो रहा है, और हम लोग अगर लेबर के मामले में देखेंगे तो हम लोग को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि वो किस टेक्निक या किस स्पीड या क्या तरीके से काम कर रहा है वो वर्कर, पर्टिकुलर वर्कर, कि उसका मार्कर ज़्यादा बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घाई घाई में काम कर रहा है और फिर कुछ वेस्ट कर रहा है और 11 मार्कर बना रहा है। वो अगर अच्छे तरीके से करके भी 11 मार्कर बना रहा है, मतलब वो कोई वेस्टेज किए बगैर, तो उसका टेक्निक या उसका तरीका ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो बाकी वर्कर को बताएगा या उससे पता करेगा और फिर बाकी वर्कर को बताएगा। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सिंपल सी बात, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे, तो हम लोग का कॉस्ट क्या हो जाएगा, खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर अगर हम लोग का ये जो रीज़न है कि हम लोग 1 kg में 100 मार्कर बनाना चाहिए था, सिर्फ कितने बनाए, 95, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग क्या प्रॉब्लम है, मशीन में प्रॉब्लम है कि वर्कर में प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, वर्किंग कंडीशन का प्रॉब्लम, जो भी है वो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये कम क्यों हो गया है। तो हम लोग को इससे या तो इसके लेवल पे आना चाहिए प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड के, या तो उससे क्या हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करते हैं। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा हम लोग का कि हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, फिर और डिसीजंस होते हैं, जैसे एग्जांपल ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर में मटेरियल कितने का लगा, समझो एग्जांपल 8 रुपये का मटेरियल लगा। ठीक है, लेबर कितने का लगा, 6 रुपीज़ का लगा। बाकी अदर एक्सपेंसेस मैंने आप लोग को बताया कि बहुत सारे रहते हैं उसमें, वो कितने के लगे आप लोग के, समझ लो 4 रुपीज़ के लगे। ठीक है, तो 8 + 6 कितना होता है, 14, 14 + 4 कितना होता है, 18। तो मतलब हम लोग ने कितना खर्चा करे पेन के ऊपर, 18 रुपीज़ खर्चा करे, 18 रुपीज़ हम लोग ने उसके ऊपर एक्सपेंस किए, बराबर है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट कमाना है। तो कंपनी ने सोची कि हमको एक मार्कर पे सिर्फ 2 रुपये कमाना है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे क्या कर लेगी, प्रॉफिट क्या कर लेगी, ऐड कर लेगी और 2 रुपीज़ लिख देगी। तो कितना होगा ये, 20, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहेगा उन लोग का, 20 रहेगा। तो ये सब किससे मिला हम लोग को, ये कॉस्टिंग अप्लाई करने के बाद ही मिला हम लोग को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत यूज़फुल होती हैं कि हम लोग कॉस्ट डिसाइड कर लिए कि कितना कॉस्ट हो रहा है, हम लोग को कितना प्रॉफिट कमाना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले चेक भी करना पड़ेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉस्टिंग अगर पढ़ोगे तो मतलब कॉस्टिंग जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बताएगा तो कंपनी का प्रॉफिट करोड़ों में
फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर एक अच्छा समझो नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटेंट है और एक बहुत अच्छा नॉलेज वाला या बहुत एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट आ गया, तो दोनों के डिफरेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आप लोग को एग्जांपल लिया था कि वो एक मार्कर अगर एक्स्ट्रा भी बनाएगा तो एक वर्कर नहीं होते, कंपनी में हज़ारों वर्कर होते हैं और 1 घंटा काम नहीं होता है, पर डे 8 घंटे काम होते हैं। महीने भर का, साल भर का अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको करोड़ों में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि बड़ी कंपनियां ही कॉस्ट अकाउंटेंट रखती हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड यूज़ करती हैं और उसी के बेस पे वो मास प्रोडक्शन करती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं और कॉस्ट को क्या करती हैं, अपने कम करती हैं। वो आगे हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग मास प्रोडक्शन करके कॉस्टिंग को क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, हमारे कम कर सकते हैं। तो ये पार्ट भी किससे, कॉस्टिंग का ही है। जैसे आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, चाइना क्या करता है, मास प्रोडक्शन करते हैं, तो अपने वो कुछ कॉस्ट जो होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो रिड्यूस कर लेता है और फिर सस्ते में बेचता है। जितने में हम लोग बनाते नहीं हैं उतने, मतलब प्रॉफिट तो छोड़ दो हमारा, जितने में हमारा प्रोडक्ट बनता नहीं है उतने में वो सेल कर रहा है मार्केट में, या आधे में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है वो आधे में सेल करता है। हमारा 100 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा है, प्रॉफिट तो छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट तो छोड़ दो, वो 50 रुपये में उसको बेच रहा है चाइना। तो क्यों होता है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन और कॉस्टिंग का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट कि उसको ये खर्चे कितने हुए, 18 हुए, उसको प्रॉफिट 2 रुपीज़ कमाना है तो ये सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब सेलिंग प्राइस रखने से पहले डिसाइड भी करना पड़ता है कि हमारे मार्केट कॉम्पिटिशन में कैसा है। अगर हमारा मार्केट कॉम्पिटिशन में सेलिंग प्राइस ही 18 है और हम लोग 20 रखेंगे, मार्कर में ऐसा कोई खास डिफरेंस आने वाला नहीं है। कोई आईफोन नहीं है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स दे दिए हमने तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है और दूसरी चीज़ का कम है, बराबर ना। तो मार्कर है तो 20 रुपये रखेंगे और दूसरे मार्कर प्राइस 18 है, 17 है हमारे कॉम्पिटिटर्स का, तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन लोग को ये कॉस्ट में से कुछ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम कर देंगे तो फिर कंपनी सर्वाइव ही नहीं करेगी। तो कॉस्ट में रिडक्शन करने का हम लोग को तरीका ढूंढना पड़ेगा, अच्छी मशीन्स या अच्छे वर्कर या जो भी है उस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्टिंग का कुछ ओवरव्यू। आने वाले लेक्चर में हम लोग मटेरियल टॉपिक के कुछ, मटेरियल चैप्टर के कुछ टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। जिनको भी कॉस्टिंग सीखना है, वीडियो की सीरीज़ जितनी भी वीडियो आएगी आप उसे ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।